मम्मी जी, जब आप मेरे पीछे से मेरा कमरा चेक कर ही चुकी हैं तो फिर भला अब क्यों पूछ रही हैं कि मेरे पास यह सामान है या नहीं है। मधु ने कहा तो उसकी बात सुनकर निर्मला जी पहले तो झेप गई, फिर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम मुझ पर यह इल्जाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पीछे ताक झांक करती हूँ। अरे मुझे क्या पड़ी है यह सब करने की। कमला जी ने कहा, अच्छा मम्मी जी, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरी अलमारी में ये सब सामान रखा हुआ था। मैंने तो अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा। मधु ने अचानक सवाल किया तो हॉल में खामोशी छा गई। अचानक आए इस सवाल से तो खुद कमला झेप गई। मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो, जबकि सब घर के लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। बताओ मम्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि मधु के पास रेड कलर की बंधेज की साड़ी है, जबकि मैंने तो वो साड़ी मधु को कल रात को लाकर दी थी और सुबह मधु आपके मंदिर से जाने से पहले ही ऑफिस चली गई थी। अब की बार बेटे सागर ने सवाल किया। उसका सवाल सुनकर कमला जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी उसके पति श्रवण जी बोले, अरे अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही खड़ी रहोगी? तुम्हें कैसे पता कि बहू की अलमारी में क्या सामान रखा है? मैं बताती हूँ पापा जी। मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे कमरे को चेक करती हैं और फिर घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं कि मेरे पास ये सामान है क्या। और अगर मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पास नहीं है तो फिर 2 दिन तक मुंह फुला कर रहती हैं। बात बात पर गुस्सा होती रहती हैं। मधु ने कहा तो कमला जी तुनकते हुए बोली, गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? मेरे ही घर में कोई नया सामान आ रहा है और मुझे पता नहीं चलता। अरे कम से कम घर के बड़ों को तो पता होना चाहिए ना कि क्या सामान आ रहा है। अब देखो ना, हमारे घर में तो सूट तक नहीं चलते हैं, लेकिन हमारी बहू इतनी बड़ी छुपी रुस्तम है कि अपने कमरे में नाइटी तक पहनती है और इतनी तेज है कि उसे धोकर भी अपने कमरे में ही सुखाती है ताकि हमें पता ही नहीं चले। बस करो तुम, क्या बोले जा रही हो? अरे जो भी करती अपने कमरे में तो करती है, तुम्हें उससे क्या समस्या है? श्रवण जी बोले, क्यों समस्या नहीं होगी मुझे, ये खुद तो छुप छुप के काम करती है। सही, मेरे बेटे को भी उसने अपने जैसा बना लिया है, अब वो भी मुझे नहीं बताता। कमला जी की बात सुनकर सागर भी झेप गया और बस इतना ही बोला, मम्मी अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अब आपको अपने कमरे की बातें भी आकर बताऊंगा? और कहकर अपने कमरे में चला गया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी ही बहू के कमरे को उसकी गैर हाजिरी में चेक करते हुए कहकर श्रवण जी भी बाहर चले गए। कमला जी को अपनी गलती का एहसास कहाँ था, इसलिए मुंह फुलाकर मधु से बोली, अब तो सुकून मिल गया ना तुझे, घर में क्लेश कराकर। मधु हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, पर वो तो अपनी ही टेक के साथ अपने कमरे में चली गई। मधु की शादी को 1 साल हो चुके थे, पर इन 1 सालों में वो कई बार ये बात नोटिस कर चुकी थी कि जो सामान वो अपनी अलमारी में जैसा छोड़कर जाती थी, वो उसे वैसा कभी नहीं मिलता था। उसके अलमारी में सामान ऊपर नीचे हो रखा होता था। फिर ये सोच कर रह जाती कि शायद जल्दबाजी में वो खुद ही ऐसा छोड़कर गई होगी। लेकिन फिर उसके बाद कमला जी के जो सवाल आते थे उसे सुनकर वो हैरान रह जाती। कई बातों से उसे लगता था कि मम्मी जी तो कहीं ऐसा नहीं करती, पर बोले कैसे, इसलिए चुप रह जाती। शादी के बाद जब पहली राखी पर वो अपने मायके से लौटकर आई थी, तब उस समय मम्मी जी अपने मायके गई हुई थी। उसने अपनी विदाई लाकर अपनी अलमारी में ही रख दी थी। उसकी मम्मी ने उस समय उसे सोने की चूड़ियां दी थी। जब शाम को कमला जी घर पर आई तो उसने साड़ियां तो उन्हें दिखा दी,
पर वो चूड़ियाँ नहीं दिखाई थी। लेकिन 2 दिन बाद अचानक कमला जी ने कहा, बहू, भला अपनी बेटियों को सोने की परत वाली चूड़ियाँ कौन देता है? इसके बदले तो सोने की चूड़ियाँ ही दे देनी चाहिए। अचानक कमला जी ने कहा तो मधु हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वो चूड़ियाँ कब उन्हें दिखाई थी। उसके मन में चल रही इस बात को समझकर कमला जी ने कहा, अरे बहू, तूने बताई तो थी वो चूड़ियाँ साड़ी के साथ। मधु को लगा कि शायद वही बताकर भूल गई। अक्सर उसे कमला जी की बातों से यही शक होता था कि वो उसके पीठ पीछे उसकी अलमारी को चेक करती है, और ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन वो ऑफिस से आई तो कमला जी नाराज बैठी हुई थी। उसने पूछा तो कमला जी भी बिफरते हुए बोली, बहू, तुम नाइटी कब खरीद कर लाई? हमारे यहाँ तो कोई सूट भी नहीं पहनता, और तुम हो कि नाइटी पहन रही हो, वो भी हमारी मर्जी के खिलाफ। पता नहीं हमारे पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। मम्मी जी, आपको कैसे पता? मधु ने धीरे से कहा। उसका सवाल सुनकर कमला जी सक पकाते हुए बोली, पता नहीं चलेगा क्या? मेरे ही घर में ही तो तुम ये हरकतें करती हो, अपने कमरे में ही धोकर सुखाती हो। पता नहीं चलेगा क्या मुझे? और बात को वहीं खत्म कर वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन मधु को अच्छे से याद था कि आज उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई है। वह अपने कमरे में गई भी, और सच में उसने नाइटी धोकर नहीं सुखाई थी। उसने शाम को सागर से कहा तो सागर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी अलमारी को ताला लगाना चाहा, तो सागर ने डांट दिया, तुम मेरी मम्मी पर शक कर रही हो? कोई ज़रूरत नहीं है ताला लगाने की। लेकिन कल रात को सागर ऑफिस से लेट आया, पर अपने साथ वो मधु के लिए एक बंधेज की साड़ी लेकर आया था। जब वह घर पहुंचा तब तक कमला जी सो चुकी थी। मधु ने साड़ी चुपचाप अलमारी में रख दी और जानबूझकर दूसरे दिन भी उसकी कोई बात नहीं की। लेकिन शाम को कमला जी ने झगड़ते हुए सब कुछ खुद ही सागर और श्रवण जी के सामने बोल दिया। खैर, थोड़ी देर बाद श्रवण जी बाहर से आए और मधु को आवाज देकर बुलाया। मधु के साथ साथ सागर भी बाहर आ गया। साथ ही कमला जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। मधु को देखते ही श्रवण जी ने अपने पास से ताला और चाबी निकालकर मधु की तरफ बढ़ा दिए और कहा, बहू, कल से तुम ऑफिस जाओ तो अपना कमरा ही लॉक करके जाया करो, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। मधु और सागर हैरानी से श्रवण जी की तरफ देखने लगे तो श्रवण जी बोले, बेटा, कुछ लोग गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ रिश्ते बिगाड़ते हैं। तुम लोग अविश्वास के साथ इस घर में रहो, उससे अच्छा है कि विश्वास के साथ ताला लगा कर रह लो। श्रवण जी के इतना बोलने के बावजूद भी कमला जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और तुनुक कर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से मधु अपने कमरे को तो नहीं, लेकिन अलमारी को ताला लगाकर जरूर जाने लगी, और इस बार उसे सागर ने भी बिल्कुल नहीं रोका। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।